दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री की चैप्टर संख्या 4 यानी कि अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर का नाम आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। काफ़ी इंटरेस्टेड और एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1895 की बात है। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। तो बिरसा कहाँ से, किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड के छोटा नागपुर। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दीकू का अर्थ होता है बाहरी लोग। दीकू का क्या अर्थ होता है? बाहरी लोग। ध्यान रखिएगा, दीकू का अर्थ बाहरी लोग की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। यही कारण था कि बिरसा को बिरसा भगवान कहा जाता है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। तो बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे? तो झारखंड के छोटा नागपुर के मुंडा आदिवासी से थे। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। तो उस इलाके में और कौन से जनजातियां रहती थी? तो संथाल और उरांव। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? दीकू कौन थे? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्यों हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। देखिए, जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे, प्रश्न है और इसके बारे में आंसर आगे देखते हैं कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती से काफ़ी इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है, प्रश्न खूब आता है। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। तो ये प्रश्न है कि झूम खेती को दूसरा खेती के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो घुमंतू खेती। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी।
तो झूम खेती को दूसरा नाम घुमंतू खेती कहते हैं। और यह होता कहाँ है? तो पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में यह होती थी। और जो है वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी, उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी, वह जंगल कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती माने जहाँ अब कृषि कार्य न हो। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते हैं। तो ये घुमंतू किसान यानी कि झूम की खेती करने वाले लोग कहाँ रहते हैं? तो पूर्वोत्तर मेघालय वगैरह की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वहाँ ये झूम की खेती ज़्यादा होती है। और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टी में, ये दोनों जगह पे इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं को शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। तो अपनी ज़िंदगी के लिए किससे ज़रूरी मानते थे? आदिवासी समाज तो जंगलों को। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय कहाँ रहता था? तो यह रहता था उड़ीसा के जंगल में। ध्यान रखिएगा सभी आदिवासी किस किस क्षेत्र में रहते हैं। इसी तरह का एक समुदाय था। वह समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। तो खाना पकाने के लिए किस तेल का इस्तेमाल करते थे? तो साल और महुआ का। ध्यान रखिएगा, साल और महुआ के बीजों का तेल बनता था, सरसों नहीं। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे खांड समुदाय के लोग से ही करते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैंगा कहाँ? मध्य भारत में रहते हैं। औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। तो कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानती थी? बैगा, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी
शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे, तो ये देखते हैं कौन सी जानवर ये पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वह दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर कहाँ रहते थे? पंजाब के पहाड़ों में। और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया की बात किया जाए तो ये कहाँ रहते थे? तो लवाड़िया जो है आंध्र प्रदेश। आदि समुदाय गाय भैंस की झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू जगह है, वहीं गद्दी समुदाय के लोग कौन से थे? गडेरिया थे। और कश्मीर के बकरवाल कहाँ रहते थे? कश्मीर में। बकरियां पालते थे। तो ये बकरियां पालने वाली जनजाति जो बकरवाल है वह कहाँ रहती थी? कश्मीर में। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए ये जो है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, इसके बारे में है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के वेंगा और खोड़ समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूठों को काटने जाती थीं। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागी, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थीं और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए वेचड़ की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह हो जाने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह पूरे साल का इनका इस प्रकार का कार्यक्रम था। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। बेरियर एल्विन द्वारा लिखित वैगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना ये जो है नॉर्थ ऑन द खोंड्स ये रही है और इसी से यह संग्रहित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बेवड़ कौन थे? बेवड़ की जो बात आ रही है तो ये मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक जगह खेती करते थे।
19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? ये बदलाव हुआ तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों का अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ये जो है घुमंतू जो काश्तकार थे, ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी होती थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह ये देखिए इस प्रकार इनका जीवनचर्या है, वे एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उन्हें खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों को झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों का आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दी गई। ये देखिए क्या है, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें हैं। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। अभी भी झूम खेती गुजरात में हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेतों के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। अब जो है
वन कानून और उनके प्रभाव। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कल पार्ट 2 ला करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो वीडियो इस तरह का पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि शाम को पढ़ने वाली वीडियो जैसे ही चैनल पर दिया जाए आपको तुरंत मिले और आप बिना समय गंवाए स्टडी करें और एक मजबूत तैयारी करें। तो थैंक यू दोस्तों।